हेलो गाइस, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका कॉमिक्स ट्रेजरर के चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कॉमिक्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो एमसीयू के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि अभी डॉक्टर डूम एमसीयू में फाइनली आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इस कॉमिक्स में हमें थोड़ा बहुत हिंट मिलती है कि किस स्टोरी लाइन के थ्रू एमसीयू डॉक्टर डूम को इंट्रोड्यूस कर सकता है एमसीयू की मेन टाइमलाइन में। दोस्तों, कॉमिक बुक वॉचर्स के साथ शुरू होती है, जहां वो कह रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक ऐसा सवाल है जिसके अनगिनत जवाब हैं, पर सच तो यह है कि जीवन अनगिनत सवालों का इकलौता जवाब है। ऐसे सवाल जो रहस्यमयी हैं, खतरनाक हैं और इतने चौंकाने वाले हैं जितना आने वाला कल। और इन अनगिनत रहस्यमयी और ख़तरनाक सवालों में से एक सवाल है कि क्या हो अगर टोनी स्टार्क बन जाए डॉक्टर डूम। तो दोस्तों, इस स्टोरी का नरेशन वॉचर कर रहा है, जो कह रहा है कि 15 साल पहले एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में टोनी स्टार्क अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंट्री लेता है और कहता है, हाय, आई एम टोनी, मैं टोनी हूँ। ऐसा लगता है कि हम दोनों इसमें साथ में हैं। शीन शिफ्ट होता है और टोनी फिर से कहता है कि हाउसिंग ऑफिस तो कह रहे हैं कि तुम्हारा नाम विक्टर वॉन डूम है, लैटवेरिया से। क्या मैं तुम्हें विक बुला सकता हूँ? विक्टर कहता है, हाँ। सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में टोनी कहता है, चलो अच्छा है, हम आज से रूममेट्स हुए हैं ना, तो चलो नई शुरुआत करते हैं। ब्रिस्कीज़ टॉप पे रखी हैं और शारी के साथ एक रियल नॉक फ्रेंड है। चलिए, लगता है विक्टर कह रहा है कि लगता है तुम एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट हो, यानी दूसरे डिपार्टमेंट से अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुए हो और तुम्हें ये नहीं पता कि सेमेस्टर अभी शुरू हो चुका है और तुम्हारी प्रेजेंस से ये रूम मेरी प्रायोरिटीज़ को टॉलरेट नहीं कर सकता। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? टोनी कहता है, ब्रो रुक जाओ, ये विंडो ओपन है, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, पर शारी यहीं रहेगी, ये मेरे साथ ही रहेगी। तो टोनी बोलता है, चलिए आफ्टर क्लास के बाद मिलते हैं। अगले सीन में हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों बाद विक्टर यहाँ पे बोर्ड पे फर्मी डिराक इक्वेशन, जो शायद एनर्जी को मास में कन्वर्ट करने वाली इक्वेशन है, उसको सॉल्व कर रहा है। और टोनी यहाँ पे गाने बजा रहा है बहुत तेज़ और विक्टर उसको कह रहा है कि क्या तुम रॉक एंड रोल को थोड़ा कम आवाज़ में सुन सकते हो। दूसरे सीन में विक्टर को टोनी कह रहा है कि रिलैक्स यार, ये मेरे काम के तरीके में मदद करता है और मुझे गाने सुनना पसंद है। तो क्या तुम्हें गाने पसंद नहीं? दोस्तों, टोनी के जवाब में विक्टर कहता है कि तुम्हारा जन्म खास अधिकारों के साथ हुआ था और मैंने हर स्कॉलरशिप और मौके के लिए संघर्ष किया है। जो बोझ मैं उठाता हूँ वो किसी भी कमज़ोर को तोड़ सकता है, लेकिन मेरी मंजिल तो लीडरशिप की है और उस मकसद के लिए मैं कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। फिर टोनी कहता है कि हो सकता है, लेकिन शायद दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने से तुम्हें गलती कर रहे हो। जैसे वो प्रोटॉन कोएफिशिएंट, वहाँ पे जो फार्मूला है वो क्यूब होगा, स्क्वायर नहीं। और ये सब देखने के बाद विक्टर कहता है, हाँ यार, तुम सही कह रहे हो, मुझे सोचना पड़ेगा। अगले सीन में वॉचर नरेशन को टेक ओवर करता है और कहता है कि टोनी और विक्टर में दोस्ती बढ़ने लगी क्योंकि उनकी जीनियस इंटेलेक्ट लगभग बराबर की थी और साइंस के लिए उनका पैशन भी बराबर था। अगले सीन में विक्टर कहता है कि टोनी, तुम्हारे पास क्या 1 मिनट है? टोनी कहता है, श्योर विक्टर, मैं अभी आता हूँ। लेकिन विक्टर कहता है, नहीं, तुम्हें अभी आना पड़ेगा। टोनी अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि यार, इसके पास कुछ अथॉरिटी इश्यूज़ हैं, चलो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। विक्टर टोनी को कहता है कि मेरे पास कुछ कहने के लिए है। तुम पूछते थे कि मैं लेट नाइट्स को कहाँ जाता हूँ, क्या मैं लाइब्रेरी जाता हूँ? नहीं, वो एक झूठ था। एक्चुअली मैं ये बेसमेंट में आता हूँ कॉलेज के। ये स्टोरेज एनेक्स है जहाँ
कुछ पुरानी किताबें और चूहे ही मंडराते रहते हैं। तो विक्टर कहता है, मैंने कुछ अपरेटस बोरो किया था लैब से और फॉल्सिफाई किया था कुछ एडमिनिस्ट्रेशन वाउचर्स को, ताकि मैं इन इक्विपमेंट्स को ख़रीद सकूं। ये रिस्की तो है, पर काम करने लायक ज़रूर है। रिस्की? टोनी कहता है, तुम्हें कॉलेज से निकाला जा सकता है इन सब के लिए। क्या तुम अपने होश में तो हो? विक्टर कहता है, नहीं, अगर मैं सक्सीड हो गया तो कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं सकती है। और ये जो क्वाड्रिप्लेगिक्स हैं, ये इस मशीन में ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी के पब्लिसिटी ऑफिस से चुराए गए हैं। क्या तुम्हें दिखता नहीं कि मैं अपने मकसद की तरफ कितना सजग हूँ? पर मुझे इन सब में तुम्हारी मदद चाहिए होगी। एक भाई की तरह क्या तुम मेरी मदद करोगे? टोनी कहता है, तुमने मेरा फ्यूचर दांव पे लगा दिया है, मुझे सोचने का थोड़ा टाइम दोगे? विक्टर, ये तुम नहीं हो, तुम कभी मुझसे भीख नहीं मांगोगे और मैं तुमसे ये कहूँगा भी नहीं। चलो इसको साथ में करते हैं। फिर वॉचर कहता है कि दिन बीतते गए और दो स्टूडेंट अपनी मेहनत और लगन से उस काम को करने में जुटे थे जो उनके हाथ में था। प्रोग्रेस बहुत स्लो थी पर स्टडी थी। इस काम में सर्किट यहाँ लगाया जाए, तुम क्या सोचते हो, ये काम करेगा? हाँ, क्यों लेकिन? विक्टर कहता है, इसे इग्नोर करो, ये सिंपली एक रेसिप्रोकल पावर बूस्ट है। टोनी कहता है, नहीं, जितने भी पेटेंट्स मैंने क्लियर किए हैं उनके एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूँ कि ये सर्किट यहीं जुड़ेगा। और देखिए विक्टर यहाँ पे टोनी की किस तरह तारीफ़ कर रहा है। मुझे लगता है वो किसी ख़ास मकसद के लिए इसका यूज़ करना चाहता है। और लास्ट में, क्या तुम खुद इसको ट्राई करोगे टोनी? हाँ, ये मेरे लिए रेस कार्स और माउंटेन पे पैराग्लाइडिंग करने जैसे सफ़र होगा। मैं उन दिनों के एड्रेनलिन बूस्ट को मिस कर रहा हूँ, इसलिए मैं ही इस काम को अंजाम दूंगा। टोनी कहता है, ये कफ्स क्यों मुझ पे बंध गए इतनी ज़ोर से? विक्टर कहता है, ये अपने आप खुल जाएंगे जब तक तुम मुसीबत ना रहो। टोनी कहता है, कम ऑन यार विक, कॉमेडी बंद करो, मुझे इन कफ से निकालो। विक्टर कहता है, सॉरी दोस्त, तुम एक सेटिस्फैक्ट्री असिस्टेंट रहे हो, लेकिन अब जो रिसोर्सेज मैंने जमा किए हैं वो मैं ग्रांटेड में नहीं ले सकता। क्या? ये बहुत सिंपल है। जो सर्किट तुमने वहाँ लगाया है वो तुम्हारी सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मुझसे जोड़ेगा और टेलीकाइनेसिस की मदद से तुम्हारे जो नासमझी है उसको छोड़ के तुम्हारे ब्रिलियंट एम्बिशंस और पैसे मुझसे मिलेंगे और मैं बन जाऊंगा टोनी स्टार्क। और तुम्हें कुछ याद भी नहीं रहेगा, है ना मेरा एक्सपेरिमेंट लाजवाब? फिर विक्टर मशीन का बटन ऑन कर देता है और मशीन चालू हो जाती है और मिशन सक्सेसफुल होने के बाद वहाँ एक ज़ोरदार धमाका होता है जिससे दो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे पहुँच जाते हैं जो कैंपस की सिक्योरिटी से होते हैं। और यहाँ पे विक्टर, जो अब टोनी के शरीर में आ चुका है, वो कह रहा है, प्लीज़ हेल्प, मुझे बचाओ। टोनी अभी भी बेहोश पड़ा है जो विक्टर के शरीर में आ चुका है। और एक कैंपस सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा है कि यार मैं इसे जानता हूँ, ये फॉरेनर वॉन डूम है जो बहुत शरारती बच्चा है। और ये दूसरा वाला, क्या ये वही टोनी स्टार्क नहीं, अमीर टोनी स्टार्क मिलियनेयर? हाँ, मैं इसे भी जानता हूँ। तो यहाँ पे वॉन डूम जो अब टोनी स्टार्क के शरीर में आ चुका है वो कह रहा है, हाँ मैं ही तो हूँ टोनी स्टार्क। अब वॉचर टेक ओवर करता है और कहता है कि सवाल बन जाते हैं जवाब और सॉल्यूशंस जो कुछ पहेलियों की तरह होते हैं। ये दो ज़िंदगियों को उथल पुथल में ला के खड़ा कर देते हैं। एक का भविष्य तो उज्जवल है पर एक का भविष्य अनमैप्ड फ्यूचर है, बिना मैप के। सीन शिफ्ट होता है और टोनी जो अब डूम के शरीर में है, एक जवान आदमी जो कभी टोनी स्टार्क के नाम से जाना जाता था,
अब वो लैटवेरियन सॉइल यानी लैटवेरियन मिट्टी पे आ चुका है, एग्ज़ाइल में और डिसग्रेस में। ना तो उसके पास शोहरत है, ना उसके पास मेमोरी, ना वो यही जानता है कि उसका नाम क्या है, वो कुछ नहीं जानता। और दूसरी तरफ 7 समुद्र पार विक्टर वॉन डूम अभी भी आज़ादी की ज़िंदगी जी रहा है और उस पोजीशन में सारे मज़े उठा रहा है जो उसने ना कि अपनी मेहनत से बल्कि अपनी चालसाज़ी से हासिल किया है, और उन सब में ये खुश भी है। पर दूसरी तरफ लैटवेरिया में टोनी अब शराब की लत से जूझ रहा है और अपने अंदर के राक्षसों को भगाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक दिन वो इन सब से छुटकारा पाने की कोशिश करता है और अपने अंदर के राक्षसों से लड़ने की कोशिश करता है। टोनी स्टार्क जो वॉन डूम है, उसको यहाँ पे उसके पापा समझ नहीं पा रहे कि ये मेरे बेटे को क्या हो गया, आजकल ये अलग अलग क्यों महसूस कर रहा है। और जो भी टोनी करना चाहता उसको वो मना कर देते, कोई भी काम उसको करने नहीं देते। लेकिन कुछ दिनों बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वॉन डूम यानी टोनी ने अपने पापा को किसी साजिश के ज़रिए इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में यहाँ पे मरवा दिया है और अब वो स्टार्क इंडस्ट्रीज़ का मालिक बन चुका है। दूसरी तरफ हम टोनी को मेहनत करते हुए देख सकते हैं किताबों के साथ, कम रोशनी में। यहाँ पे वॉचर बोलता है कि महीने बन जाते हैं साल, और वो सारे ऑब्स्टेकल जो टोनी को पार करने पड़े, अपना एजुकेशन लेने के लिए उसको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है और दूसरे काम भी करने पड़ते हैं, फिर भी उसकी मेहनत रंग लाती है जब उसको अपनी बहुत पीएचडी में से पहली पीएचडी मिलती है और वो बन जाता है डॉक्टर विक्टर वॉन डूम। और दोस्तों दूसरी तरफ विक्टर वॉन डूम जो टोनी के शरीर में है, वो अब एक्सटॉर्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और ये सब कर रहा है जो उसको सालों से करना था। और उन सब किसी हिंदी फिल्म के गुंडे की तरह वो यहाँ पे उस आदमी को मार देता है कार एक्सीडेंट में, सबूत पीछे नहीं छोड़ना चाहता। मतलब अगले सीन में हम देखते हैं कि विक्टर वॉन डूम जो अब टोनी है, वो अपने एडवांस्ड पेटेंट्स के सहारे शोहरत हासिल कर रहा है और एक वेल्थी मैन बन चुका है, एक अमीर आदमी बन चुका है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि टोनी अगर बिना पैसे और बिना शोहरत के भी ये सब मुकाम हासिल कर सकता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि अब टोनी ने डूम इंडस्ट्रीज़ नाम की एक कंपनी खोली है जो पेटेंट्स बनाती है और लैटवेरिया को इकोनॉमिक फ्रीडम की तरफ ले जा रही है। विक्टर वॉन डूम जो अब स्टार्क है, स्टार्क का नाम गलत इस्तेमाल में लगा रहा है और हैवी इक्विपमेंट्स खरीद रहा है, और अब इसने स्टार्क यूनिवर्सल नाम की कंपनी खोल दी है। और हम देख सकते हैं कि टोनी स्टार्क अब एंथनी स्टार्क के नाम से जाना जाता है, जो कि विक्टर को सूट भी करता है उसके एग्रेशन के लिए। यहाँ पे एक असिस्टेंट और उसका दूसरा असिस्टेंट जो लॉयर भी है, वो कह रहा है कि सर हमें डर लग रहा है कि लैटवेरियन टेक्नोलॉजी हमसे आगे बढ़ने की कगार पे है और बहुत सालों से हमसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है। हमने अपने जासूस जो लैटवेरिया में भेजे हैं, वो कह रहे हैं कि उनका जो नया टेस्ट है वो भी सक्सेसफुल हो चुका है, पर डूम उन पे चिल्ला पड़ता है, क्या तुम अपने मिस कैलकुलेशंस और अपनी प्रिडिक्शंस अपने पास रख सकते हो, क्योंकि ये सब मेरे ऑफिस में तो नहीं चलेगा। और जब तक मैं ना चाहूँ तब तक उनका टेस्ट पास नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इसे फेल करने जा रहा हूँ। लैटवेरिया में यहाँ पे विक्टर का दोस्त हेक्टर बोलता है कि यार तुमने इतने सारे पेटेंट्स बनाए, अब हमारी कंपनी को ये मदद करेंगे। पर विक्टर कहता है जो टोनी
असली में टोनी है, वो यहाँ पे कह रहा है कि ये रेस्क्यू सूट मैंने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए नहीं बनाया, ये रेस्क्यू सूट है। इसका मतलब ये लोगों की मदद करने के लिए है। ये पंचर रेजिस्टेंस है, पॉलीमर कंस्ट्रक्शन है, फ्लेम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इमरजेंसी में हर वक्त कहीं भी उड़ के पहुंच सकता है। और यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड जो फीमेल है वो बोलती है, डॉक्टर वॉन डूम, हमें आर्क रिएक्टर कंपाउंड पे हमले की खबर मिली है और डैमेज बहुत एक्सटेंसिव है और हमारी जो लाइट है वो भी कट हो चुकी है। हेक्टर बोल रहा है कि मिलिट्री को तुरंत बुलाओ, लेकिन डूम बोल रहा है कि मिलिट्री को डिप्लॉय होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तब तक। और दूसरी तरफ ये रेस्क्यू सूट जो मैंने इस इमरजेंसी की सिचुएशन के लिए ही बनाया गया था, और वो वैज्ञानिक ही कैसा जो इमरजेंसी के लिए इम्प्रोवाइज़ ना कर पाए। अगले सीन में हम डूम यानी स्टार्क को अपने रेस्क्यू सूट में देखते हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पे टोनी बोल रहा है जो वॉन डूम है। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। तो वॉन डूम कह रहा है कि मैं लंच तक तो अपने ऑफिस न्यूयॉर्क पहुंच ही जाऊंगा और यहाँ का वैसे भी काम हो चुका है पूरा। लेकिन डूम जो टोनी है वो कह रहा है, क्यों, खातिरदारी में कुछ कमी रह गई है क्या, इतनी जल्दी जा रहे हो? और यहाँ पे दोनों की भिड़ंत होती है एक फाइनल बैटल के लिए। तो विक्टर कह रहा है कि डूम, ये आवाज़ मैंने सालों में पहली बार सुनी है। और यहाँ पे जो टोनी स्टार्क है जो डूम के शरीर में है वो बोल रहा है, टोनी स्टार्क, हालांकि तुम टोनी स्टार्क हो पर इतनी हिमाकत तो मैंने तुमसे भी नहीं एक्सेप्ट की थी। पर यहाँ पे टोनी बोल रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुमने एक्सेप्ट नहीं की है, और जो तुम्हारे प्रीशियस आर्क रिएक्टर की टेक्नोलॉजी है और जो तुम्हारा बैटल सूट है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस चिप में डाउनलोड कर लिया है और एक्सट्रैक्ट कर लिया, और अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ जो मैं चाहूँ। वहीं हम देखते हैं डूम इंडस्ट्रीज़ में एक तबाही सी मच चुकी है, पूरा डूम इंडस्ट्रीज़ का एरिया ब्लास्ट हो चुका है, उसका कंपाउंड धराशायी हो चुका है। लेकिन यहाँ पे डूम कहता है, जो स्टार्क है असली में, वो कहता है कि तुम हमेशा रिबिल्ड कर सकते हो, लेकिन तब तक जो मेरा आर्क रिएक्टर है, जो मेरा स्टार्क वर्जन है, वो पूरी मार्केट में छा चुका होगा और तुम अपने सूट्स नहीं बेच सकते। ये बहुत इजी था। लेकिन यहाँ पे स्टार्क बोलता है, जो डूम के शरीर में, वो बोलता है कि मैं कोई वॉरियर नहीं हूँ और ये एक्सो सूट डिज़ाइन किया गया था रेस्क्यू के लिए, लड़ने के लिए नहीं। लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। हाँ, मैग्नेटिज़म, यानी बीम्स जो हैं वो इसके सूट से जो बीम्स निकल रही हैं वो मैग्नेटिज़म से तो अफेक्ट हो ही सकती हैं, और ये मेटल आर्मर है, इम्प्रेसिव। डॉक्टर डूम यहाँ पे रॉकेट्स छोड़ रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो बैटल सूट है वो उनको रिवर्स कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, और ये रॉकेट्स सीधे जाके लग जाते हैं टोनी को। अब डॉक्टर डूम उसको एक धमकी के उसमें बोल रहा है कि अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें ज़िंदा रखूँगा, और एक तेज़ बीम उस पर दे मारता है और कहता है कि तुम्हारा ये सूट फॉर्मिडेबल है, पर अब यह भी मेरी बीम्स के सामने कुछ भी नहीं है। मेरी टेक्नोलॉजी तुमसे ज़्यादा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, विक्टर इसका हाथ पकड़ लेता है और एक फाइनल ब्लो देता है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं अगले सीन में कि ये सब विक्टर की चाल थी, उसे सोचने का टाइम मिल गया, और वहीं पे टोनी सोच रहा है कि मैंने इसका काम ख़त्म कर दिया, अब मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि टोनी कुछ सोच रहा है, और वो ये सोच रहा है कि रेस्क्यू सूट में तो स्कैनर्स लगे हैं जो ब्रेन की इंजरी को असिस्ट कर सकते हैं,
तो क्या मैं ये इसके सिस्टम को रीवायर करके स्टार्क के सिस्टम में घुस के इसके रॉकेट्स को उड़ने से पहले ही ब्लास्ट नहीं कर सकता? और ये मैंने कमांड हासिल कर ली है। अब यहाँ पे विक्टर टोनी के सूट में जो रॉकेट्स लगे हैं उनको लॉन्च होने से पहले यहाँ पे ब्लास्ट कर देता है। और हम देख रहे हैं टोनी को यहाँ पे उससे बारगेन करते हुए कि क्या मैं तुमसे कुछ अपनी फ्रीडम के बदले कुछ डील कर सकता हूँ। तो डूम कह रहा है कि तुम्हारे पास डील करने के लिए कुछ है ही क्या, तुम्हारा सब सूट तो तबाह हो चुका है। टोनी कह रहा है कि शायद मेरे पास डील करने के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, तुम्हारी लाइफ, क्योंकि तुम ही तो हो टोनी स्टार्क। अभी उसको कॉलेज वाला एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है कि कैसे मैंने अपनी शख्सियत को तुमसे चेंज कर लिया था और वो तुम्हारा फॉल्ट नहीं था, वो मेरा फॉल्ट था। और अगर तुम मुझे एजाइलम या एमनेस्टी कुछ प्रोवाइड करा सको तो मैं तुम्हें अपने फैमिली का नाम, तुम्हारा जो नाम है टोनी स्टार्क, और तुम्हारी लेगेसी उसको वापस कर सकता हूँ, और स्टार्क यूनिवर्सल वो सब तुम्हारा है। लेकिन डूम जो टोनी है वो कह रहा है कि नाम, कैसा नाम? एंथनी स्टार्क अब एक लालची और बहुत गंदा इंसान है दुनिया की नज़रों में, और मुझे वो नाम नहीं चाहिए। अब मैं वही हूँ जो मैं हूँ, और वो है विक्टर वॉन डूम या डॉक्टर डूम, जो भी मुझे तुम कहो, और वो एक इज़्ज़तदार इंसान है। तो इस स्टोरी की यहाँ पे इस डायलॉग के साथ एंड होता है। ऐसी अनसुनी स्टोरीज़ और कॉमिक बुक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस जानने के लिए आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। धन्यवाद।